फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10th का 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर था हमारा उसको सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले की वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन तक जो है उसको सॉल्व करवा दिया था। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 11 है इससे स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि कोस ए बराबर 5/13 है तो tan a का मान हमें ज्ञात करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया है कोस ए बराबर 5/13। तो हम कोस का फॉर्मूला लिख लेंगे जो हमारा LAL/K के आधार पर था। कोस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधार हमारा 5 है और कर्ण हमारा 13 है। हमें लंब सबसे पहले ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारा है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण हमारा 13 है तो हम 13 की घात लिखेंगे। लंब हमें ज्ञात करना है और आधार हमारा कितना है? 5। 13 की घात 2 हमारा होता है 169 लंब का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 2 25। 25 को हम लेफ्ट साइड में लाकर घटा लेंगे तो 169 माइनस 25 बराबर हमारा हो जाएगा L स्क्वायर। अब इन दोनों को हम घटा लेते हैं। घटाने पर हमारा हो जाएगा 144 बराबर L स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाने के बाद इस पर अंडर रूट आ जाएगा 144 बराबर L। और जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 144 जो है वो 12 का वर्ग होता है तो लंब हमारा आ जाएगा 12। अब हमें जो आंसर निकालना है वो tan के लिए निकालना है। tan a बराबर, तो देखिए इसी फॉर्मूले से tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दिया है? 12 और आधार हमारा कितना दिया हुआ है? 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 12/5। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है वो सही हो जाएगा 12/5। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि यदि कोस थीटा बराबर 1 हो तो tan थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए अगर इसको आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं और त्रिकोणमितीय जो हमारे विशिष्ट कोणों के मान होते हैं उससे भी हम कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोस थीटा में 1 जो है वो किसका मान होता है हमारा? तो 1 जो है वो हमारा कोस 0 डिग्री का मान होता है। और जब हम दोनों तरफ तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी थीटा के बदले 0 डिग्री रख लेंगे। tan 0 डिग्री और tan 0 डिग्री का मान हमारा होता है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 0। आइए अब हम देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में हमारा जो विकल्प नंबर बी है 0 वो सही है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को जब मैंने विद्या से क्वेश्चंस लगवाए थे तो वहाँ पर भी सॉल्व करवाया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 tan 30 का जो हमारा मान होता है वो 1/√3 होता है और यहाँ पर भी tan 30 का मान 1/√3 है, पर चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे। अब 2 की यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 और यहाँ पर 1 प्लस 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है और √3 का वर्ग करने पर 3 आता है। अब हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, हमारा हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर 3 को हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। फिर 3 की यहाँ गुणा करने पर हो जाएगा 3 और 1 की 1 में गुणा करने पर हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये 4/3। बाहर वाली संख्या की बाहर वाले से गुणा करेंगे, अंदर वाली संख्या की अंदर वाले से। ये हो जाएगा 2 × 3 और √3 × 4। 2 × 2 2 दूनी 4। तो ऊपर बचा हमारा 3 और नीचे बचेगा 2 √3। अब हम चाहे तो इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और नीचे 2 × √3। √3 से हमारा √3 कट गया तो क्या बचा हमारा? √3/2। अब इस पेपर में जो विकल्प नंबर 1 है A, ये हमारा सही ऑप्शन है √3/2। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो हमें अल्फा का मान बताना है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है कि tan अल्फा बराबर हमारा क्या दिया है? sin अल्फा। तो हमें अल्फा की जो वैल्यू है वो निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan को इसके फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है sin अल्फा बटे cos अल्फा और बराबर में हमारा क्या दिया हुआ है? sin अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इस sin अल्फा को यहाँ पर नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/cos अल्फा बराबर sin अल्फा और बटे sin अल्फा।
साइन अल्फा हमारा कट गया, तो 1 बटे कोस अल्फा बराबर हमारा क्या आया 1। अगर हम यहाँ से निकालें ऐसे तिरछी मल्टीप्लाई करके, तब भी कोस अल्फा का मान हमारा कितना आ जाएगा 1। और अगर कोस अल्फा का मान हमारा 1 है तो कोस के टेबल में 1 जो है वो किसका मान होता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है, कोस 0 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर हम तुलना करें तो अल्फा का मान हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो अल्फा का मान हमारा 0 डिग्री है। और यहाँ पर जो पेपर है 14 नंबर, इसका जो विकल्प डी है वो हमारा सही होगा। इसके साथ ही 14 नंबर जो क्वेश्चन था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें लिखा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो इस प्रश्न में हमारा जो है त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, तो हमारा आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और जो हमें कोण दिया हुआ है त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री का जो कोण है वो बनाता है, तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान हमारा कितना है 60 और नीचे हम लिखेंगे 360। चूँकि जो हमारे विकल्प दिए हैं उसमें पाई का जो मान है वो नहीं रखा गया है, आंसर में भी हमारे पाई लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम पाई का मान नहीं रखेंगे। तो पाई को हम पाई ही रहने देते हैं। और आर स्क्वायर मतलब कि 6 × 6, क्योंकि आर का मान हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब 0 से ये हमारा 0 कट गया और 6 कम 6, 6 छंग 36। कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर बचा 1/6 गुणे पाई गुणे 6 गुणे 6। 6 से हमारा ये 6 कट गया, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर 6 पाई। तो इसके साथ ही इस क्वेश्चन में जो विकल्प नंबर इसका बी है वो हमारा आंसर होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए पढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यदि a सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाला जो हमारा ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमारे पास क्या है 2 घन हैं जिनकी भुजाएं हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है। मान लिया हमने कि एक घन हमारा ये है, इसकी प्रत्येक भुजा हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। एक और दूसरा घन है जिसको हमने क्या किया है इसके साथ मिला लिया है, इसकी भी प्रत्येक भुजा कितनी है a सेंटीमीटर है, इसकी भी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस प्रकार जो हमारी आकृति बनेगी उसकी जो लंबाई है ये लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 2a। चौड़ाई इसकी हमारी a ही रहेगी और ऊंचाई भी इसकी हमारी जो है वो a ही रहेगी। तो यहाँ पर लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर a + a मतलब कि 2a। और चौड़ाई b बराबर हमारी कितनी हो जाएगी केवल a। और ऊंचाई हमारी h बराबर कितनी हो जाएगी, ये भी a रहेगी, केवल हमारी लंबाई जो है उसका परिवर्तन होगा। हमें अपने क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें अपने क्वेश्चन में निकालना है कि जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2LB + BH और प्लस के HL। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है इसका। अब इसमें हम क्या करते हैं अपना मान रख लेते हैं। सबसे पहले ये 2 तो हमारे फॉर्मूले में ही है। L मतलब हमारा लंबाई का मान कितना है 2a, चौड़ाई हमारी है a, प्लस चौड़ाई हमारी है a और ऊंचाई भी हमारी है a, फिर ऊंचाई हमारी है a और लंबाई हमारी कितनी है 2a। अब इस 2 को ऐसे ही रहने देंगे, 2a की a में गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, a की a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 2a की इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब चूंकि ये सारे ही हमारे a स्क्वायर हैं तो 2a स्क्वायर और a कितना हो गया 3a स्क्वायर, 3 और 2 5a स्क्वायर, तो 2 × 5a स्क्वायर। जब 5 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया हमारा 10a स्क्वायर। और यही हमारा क्या होगा आंसर। आइए अपना ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है 10a स्क्वायर, ये हमारा आंसर क्या होगा सही होगा। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया है, सारणी का हमें माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल हमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। बारंबारता हमें दी है 4, 5, 4 और 7। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी।
तो ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। यहाँ पर हमारा वर्गंतराल है, यहाँ पर हमारी बारंबारता है। बारंबारता को ही हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें x निकालना है। एक्स आई हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर हमें 2 से भाग करना होता है। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा, और 10 को 2 से भाग करने पर हमारा 5। 10 और 20 जोड़ने पर हमारा 30 आएगा। 30 को 2 से भाग करने पर हमारा आएगा 15। इसी प्रकार 30 और 20 को जोड़ने पर हमारा 50 आएगा। 50 को भाग करने पर 2 से 25 आएगा। 30 और 40 को जोड़ने पर 70 आएगा, और इसको 2 से भाग करने पर 35 आएगा। उसके बाद हमें इसका टोटल भी करना है, जो हमारा एफ आई है। तो सिग्मा एफ आई हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक, अब हमें क्या करना है, एफ आई की गुणा एक्स आई के साथ करनी है। इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 20। 15 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 75। 25 की गुणा 4 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 100। और 35 की गुणा जब हम 7 के साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 245। इसका भी हमें टोटल करना है। इसका योग करने पर हमारा क्या आएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 440। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। तो माध्य x बराबर माध्य x बार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सवाल में हमें क्या निकालना है, इसमें सारणी का माध्य। ठीक, तो समांतर माध्य x बार बराबर होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ। अब एफ आई एक्स आई का मान हमारा है 440, और सिग्मा एफ आई का मान हमारा कितना है 20। 0 से हमारा 0 कट गया। 2 से इसको भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो x बार मतलब कि समांतर माध्य हमारा कितना आ गया, इसमें 22 आ गया है। आइए अपना आंसर मैच करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो विकल्प डी है 22, ये हमारा आंसर सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या है, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग। केवल हमें माध्यिका वर्ग निकालना है, माध्यिका नहीं निकालनी है। वर्ग अंतराल इसमें भी दिया है हमें, और बारंबारता भी दी हुई है। आइए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, वर्ग अंतराल हमारा और हमारी बारंबारता जो है वो मैंने लिख लिया है। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर संचयी बारंबारता जो हमारी होती है उसको निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम पहली संख्या 4 को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद 4 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 10। फिर 10 और 10 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 20। फिर 20 और 6 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 26। फिर 26 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30। और अगर हम बारंबारताओं का अपने योग करते हैं तो इसका योग भी हमारा कितना आता है, 30 ही आता है। ठीक, तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए चूँकि 30 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा हमारा 15। ठीक, अब हमें देखना है कि संचयी बारंबारता में 15 जो है वो किस अंक के नज़दीक आता है, पर वो संख्या 15 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जो है वो संख्या हमारी 20 है, क्योंकि 15 जो है 20 के नज़दीक आता है। आता तो 10 के नज़दीक भी है, पर 10 जो है वो हमारा 15 से छोटा है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। जो संख्या हमारी 15 से बड़ी है तुरंत उसको हम लेंगे। यहाँ पर लेने के बाद इसी के सामने हम जो इसका वर्ग अंतराल है वहाँ पर देखेंगे क्या है हमारा 10 से 15। तो इसका माध्यिका वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 10 से 15। तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा इसका हमारा 10 से 15। आइए अपना ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसमें जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये दिया है 10 से 15, तो यही वाला जो ऑप्शन हमारा है सही है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। देखिए, सबसे पहले तो अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष को इंग्लिश में हम कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर वो साल होता है जिसमें फरवरी जो है 29 की होती है, और सालों के मुकाबले इस साल में एक दिन जो है वो ज़्यादा होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या है कि एक अधिवर्ष में दिन कितने होते हैं हमारे। वैसे तो एक साल में 365 दिन होते हैं, पर यदि अधिवर्ष है तो उसमें हमारे 366 दिन होंगे। तो एक अधिवर्ष में दिन बराबर होंगे 366। अब 366 दिन में क्या होगा हमारा, 366 दिन बराबर होगा, इसमें 52 तो हमारे सप्ताह होंगे,
ठीक, 52 सप्ताह हैं तो प्रत्येक दिन जो है वो 52 बार ही आएगा, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो। तो प्रत्येक दिन जो है वो हमारा 52 बार ही आया है। उसके अलावा 2 दिन हमारे और बचे हैं, 52 सप्ताह और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब हमें इन्हीं 2 दिनों में से देखना है कि जो हमारा है रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि ये 2 दिन हो सकते हैं हमारे संडे या मंडे, इन दोनों में से कोई भी ये दिन हो सकता है। नंबर 2 हमारा मंडे या ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे। उसके बाद तीसरे नंबर पे ट्यूसडे या वेडनेसडे। इस प्रकार से मैं सारे दिनों को लिख ले रही हूँ। तो मैंने इन सभी को लिख लिया है कि 52 सप्ताह तो पूरे पूरे होते हैं जिनमें प्रत्येक दिन जो है बराबर 52 बार ही आएगा। बाकी बचे 2 दिन, वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, रविवार सोमवार भी हो सकता है, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार या शनिवार रविवार। इनमें से कोई भी पेयर हो सकता है। अब देखिए, चूंकि हमें अपने सवाल में चाहिए कि रविवार जो है उसके होने की प्रायिकता निकालनी है, तो एक सप्ताह में जो कुल दिनों की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, 7। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या हमारी कितनी है, 7। ठीक, उसके साथ ही अनुकूल घटनाएं हमारी कितनी है। अनुकूल घटनाएं मतलब कि संडे हमारा कहाँ कहाँ पे आ सकता है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब कि 2 बार। ठीक है, तो अनुकूल घटनाओं की संख्या हमारी कितनी है, 2। कि संडे 2 ही बार कहीं ना कहीं आ सकता है, या तो वो मंडे के साथ आएगा या फिर सैटरडे के साथ आएगा। तो अब हमारी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हमारी क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारे अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम है हमारे 7। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए, अगर लीप ईयर है तो हमसे किसी भी दिन के आने की प्रायिकता अगर पूछे तो वो 2/7 ही होगी। जैसे कि अगर आपसे सोमवार आने की प्रायिकता पूछे तो सोमवार के आने की प्रायिकता भी 2/7 है। अगर लीप ईयर में मंगलवार आने की प्रायिकता पूछे तो मंगलवार आने की प्रायिकता भी 2/7 ही है। तो प्रत्येक दिन की प्रायिकता जो है वो 2/7 ही होगी। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 20। ठीक, 20 क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए, अगर किसी घटना के घटने की पूरी पूरी प्रायिकता है या पूरी संभावना है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना, अगर वही घटना निश्चित रूप से घटेगी तो इसकी प्रायिकता हमारी क्या होगी, 1 होती है। और अगर कोई घटना घटती ही नहीं है या किसी घटना मतलब बिल्कुल भी ना घटे कोई घटना, तो उसकी प्रायिकता हमारी 0 होती है। और अगर कोई एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता हमारी कितनी होगी, 1 होगी। इसके साथ ही जो 20 विकल्प वाले क्वेश्चन थे वो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस के 3 अंडर रूट 2 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 ही नंबर का है। सबसे पहले इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे और फिर उसके बाद जो हमारी कल्पना है हम क्या करेंगे, उसको गलत साबित कर देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए लगाते हैं इसको। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि माना 4 जो है माइनस के 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये बात भी हमें इसको लिखनी होगी। अर्थात मैं इस लाइन को पूरा लिख दे रही हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। तो ये लाइन मैंने लिख दी है कि अगर 4 माइनस के 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं कि 4 माइनस के 3 अंडर रूट 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं और जो हमारा q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p/q को इधर भेजते हैं और 3 अंडर रूट 2 को इधर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस के p/q बराबर 3 अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से 3 को भी हटा देते हैं। अगर आप 3 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर इसके नीचे चला जाएगा, या आप चाहे तो दोनों के नीचे अलग अलग भेज सकते हैं। अंडर रूट 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 4 माइनस के p/q, या चाहे तो आप अंदर गुणा भी कर सकते हैं। अंडर रूट 2 बराबर 4/3 और माइनस के p/3q। ठीक, दोनों में चाहे ये लाइन लिखे चाहे आप कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक,
ये जो है ये तो हमारी परिमेय संख्या है, पर अंडर रूट 2 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये दोनों आपस में क्या आ गई हैं, बराबर। तो इसीलिए जो हमारी ये संख्या है ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। पर इस लाइन को भी हमें क्या होगा, लिखना होगा एक प्रॉपर तरीके से। आइए इसको लिखते हैं। अब चूंकि हम जो P और Q हमारे क्या थे, एक पूर्णांक थे, तो 1/3 4 माइनस के P/Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इस हिसाब से तो अंडर रूट 2 भी हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। पर क्या होगा, इससे हमें क्या हो रहा है, एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अंडर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 4 माइनस के 3 अंडर रूट 2 भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक, इसके साथ ही जो क्वेश्चन नंबर पहला था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे क्वेश्चन नंबर बी पर। क्या दिया है, बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु हमारे क्या होते हैं, 0 0। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, मूल बिंदु 0 0 हमारे हैं, और इसके लिए मैंने एक पॉइंट P मान लिया है। आप कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, ABC, PQR, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, और इसको मान लिया मैं O मान ले रही हूँ। ठीक, तो P से O के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो PO बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जो पहला वाला कोऑर्डिनेट इसमें होता है इसको हम x1 कहते हैं, और इसको y1, इसको x2 कहेंगे, और इसको y2। तो हमारा जो फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, वो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें मान रखेंगे, x2 का मान हमारा कितना है 36 माइनस x1 का मान हमारा है 0, इसका स्क्वायर, y2 का मान हमारा है 15 और y1 का मान हमारा है 0, इसका स्क्वायर। अब 36 में से 0 जाएगा तो हमारा 36 ही बचेगा, और 15 में से 0 जाएगा तो हमारा 15 ही बचेगा। जब हम 36 का वर्ग करेंगे, 36 का वर्ग होता है हमारा 1296, और 15 जो है 15 का वर्ग हमारा क्या होता है, 15 का वर्ग हमारा होता है 225। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे 1296 और 225, तो इन दोनों का योग आएगा हमारा 1521। ठीक, 1521 हमें देखना है 1521 किसका वर्ग होता है। तो 1521 जो है हमारा 39 गुणे 39, ये 1521 होता है, और अंडर रूट से बाहर हमारा क्या आएगा 39। तो जो बिंदु हमारा P और O था उनके बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई 39। तो चूंकि ये विकल्प वाला क्वेश्चन नहीं है तो आंसर तो हमारा इसमें नहीं है, और इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 39। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आइए लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें बिंदु हमारे क्या क्या दिए हैं, -1, 7 और 4 -3, जिससे x1 का मान हमारा -1 हो गया, और y1 का मान हमारा हो गया 7, x2 का मान हो गया हमारा 4, और y2 का मान हमारा हो गया -3। ये हमारा m1 का मान है, m1 बराबर हो गया हमारा 2, और m2 बराबर हो गया हमारा 3। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें अंतर विभाजन की स्थिति में क्या है, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका अंतः विभाजन की स्थिति में अंतः विभाजन की स्थिति में, ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1 और बटे m1 प्लस के m2। हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। अब m1 का मान हमारा कितना है 2, और x2 का मान हमारा कितना है 4, प्लस m2 का मान हमारा है 3, और x1 का मान हमारा -1 है, तो इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, नीचे 2 और प्लस के 3। अब 2 की गुणा हम 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8, 3 की गुणा -1 के साथ करेंगे -3, 2 और 3 कितना हो गया हमारा 5। अब 8 में से हमारा 3 गया तो कितना बचेगा 5, नीचे भी हमारा 5, ये दोनों कट होंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब हम y का निर्देशांक निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस के m2 y1, और इसके नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस के m2। फिर वैसे ही m1 का मान हमारा क्या है 2, y2 का हमारा मान कितना है -3, प्लस m2 का मान हमारा है 3, और y1 का मान हमारा कितना है 7, नीचे 2 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो -6,
प्लस 7 या 21 और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 5। जब 21 में से हमारा 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 15 और नीचे 5। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारे क्या हो जाएंगे निर्देशांक। जो हमारा x वाला पॉइंट है हम उसको पहले नंबर पे लिखेंगे और जो हमारा y वाला पॉइंट है उसको दूसरे नंबर पे। तो निर्देशांक हमारे हो जाएंगे 1,3। तो इसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझसे आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।